नमस्कार वॉरियर्स, वेलकम टू अवर वेबिनार। इस 15 अगस्त को जो ASWS ने एक सिलसिला चालू किया था, उस कड़ी में आज का यह तीसरा वेबिनार है। इस वेबिनार का टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन इन AS। हमेशा की तरह आज के वेबिनार की शुरुआत भी हम पेशेंट स्टोरी से करेंगे। आज के पेशेंट स्टोरी में हम बिहार मोतिहारी से 28 साल के मनोहर सोनी की बात करेंगे। उनको 12-13 साल की उम्र में से AS है। बिहार से होने के कारण मनोहर ने इलाज के लिए दिल्ली का रुख किया। इलाज से उनका दर्द तो कम हुआ, पर बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हुआ। 2015 में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में AS का डायग्नोसिस हुआ, पर AS क्या होता है इसके बारे में मनोहर को कुछ पता नहीं था। इसी कारण मनोहर प्रॉपर इलाज नहीं कर पाए और 2018 तक वो बेड रिडन हो गए। फिर वो धीरे धीरे वेरियस AS रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन होते गए। ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद वो कई AS वॉरियर्स के कांटेक्ट में आए, जिनमें मैं भी एक हूँ। हम सब ने अपनी तरफ से उनको AS के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया और एक नेक दिल AS वॉरियर ने अपनी तरफ से मनोहर का अपॉइंटमेंट दिल्ली एम्स में फिक्स कराया। 2020 को एम्स से उनकी कंप्लीट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई और 3 महीने के फिजियोथेरेपी के बाद वो बिना किसी सपोर्ट के चलने फिरने लगे। अब वो अपने फ्यूचर को लेकर काफी पॉजिटिव है। उन्होंने बिहार गवर्नमेंट की CSC एग्जाम पास की है और वसुंधरा केंद्र शुरू करने के प्रयास में है। अब वो भी अपनी तरफ से AS की अवेयरनेस में अपना योगदान दे रहे हैं। हम सब AS वॉरियर्स की तरफ से शुभकामनाएं और वो हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी आशा करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं डॉक्टर नीलेश नवलखा, जो एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट है। He is an experienced rheumatologist and has a degree of DM rheumatology, which is highest possible degree in field of rheumatology in India. He acquired his MBBS, MD medicine and DM rheumatology degree from various prestigious institutes, namely LTMMC, Sion Hospital Mumbai, KEM Mumbai and KGMU Lucknow respectively. He stood first and is only candidate in India to get his DM rheumatology degree with honors. He is a gold medalist. He has also completed 2 years of fellowship in rheumatology in the Royal Wolverhampton Trust, Wolverhampton, UK. He strongly believes in providing compassionate patient care with special focus on patient counseling and education so that they are empowered to take better treatment decisions. His patient education endeavor, Arthritis and Rheumatology India, is one of its kind in India. उनके साथ हमारे इस वेबिनार में डॉक्टर प्रवीण पाटिल भी जुड़े हुए हैं, जो पूना में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, वे ASWS के मेडिकल एडवाइजर, फाउंडिंग मेंबर एंड ट्रस्टी भी। डॉक्टर प्रवीण पाटिल इज अ कंसल्टेंट रोमेटोलॉजी, MRCP UK, FRCP एडिनबरा, CCT रोमेटोलॉजी। मैं डॉक्टर नीलेश नवलखा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आज के वेबिनार की शुरुआत करें। Thank you, ASWS and all the warriors. Okay. So मैंने इसको short and simple रखा है. I will speak in Hindi because I think that is a language which will जो सबको समझ में आएगी. So हमारा आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेशंस या AS के पेशेंट्स को क्या जांचें यूजुअली लगती है और क्या जांचें करानी चाहिए. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ASWS मिस प्राचीन बाटे फॉर प्रोवाइडिंग मी विद दिस अपॉर्चुनिटी. मैंने इस टॉक को सिंपल रखने के लिए आई हैव ब्रोकन इट इनटू फ्यू थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will start with the first slide. Can I go to the first slide? हाँ. So investigations जिससे हम AS को सस्पेक्ट करते हैं या डायग्नोस करते हैं,
बहुत बार आप जैसे पेशेंट्स या जो पेशेंट्स है जिनको बैक पेन हो रहा होता है, उसमें कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं जिसको ब्लड काउंट्स कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जनरली बहुत बार दो टेस्ट किए जाते हैं जो मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि एएस में सूजन होती है जॉइंट्स में, या बटक के जॉइंट्स में सूजन होती है जिसको सेक्रोइलाइटिस कहा जाता है। और बहुत बार पेन के अलावा पेशेंट्स के ब्लड में भी इन्फ्लेमेशन या सूजन के मार्कर्स बढ़ जाते हैं जिनका नाम है ईएसआर, जो एक बहुत कॉमन टेस्ट है, बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ टेस्ट है जो मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये एक टाइप का प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है। इसका खाने के प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये दोनों टेस्ट अमूमन एएस के पेशेंट जब एक्टिव होते हैं, जब उनका संधिवात एक्टिव होता है तो बड़ा हुआ होता है। तो बहुत बार हमारे पास पेशेंट जब पेन लेके आता है तो ये दो टेस्ट हम रूटीनली करते हैं, ये देखने के लिए कि मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है ब्लड में। तीसरा एक टेस्ट जो हम कॉमनली एएस पेशेंट्स को डायग्नोस करने के लिए करते हैं वो HLA-B27 है। मैं इस टेस्ट पे थोड़ा डिटेल में बाद में बात करूंगा। और एक्सरे पेल्विस या लोअर बैक के एक्सरे से भी काफी बार हमें जो आपके बटक जॉइंट्स है या आपके कूल्हे का जॉइंट है या आपके कमर के निचले भाग का जो जॉइंट है जिसको सेक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं, उसमें चेंजेस दिखते हैं। और बहुत बार अगर अर्ली पेशेंट होगा जिसने विद इन 6 मंथ्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स हमारे पास आ रहा है, जिसके एक्सरे में कुछ चेंजेस नहीं आए होंगे, हमें एमआरआई और सीटी स्कैन पे डायग्नोसिस करने के लिए, जोड़ों की सूजन देखने के लिए एमआरआई या सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहुत बार स्टैंडर्ड ऑफ केयर एमआरआई हो चुका है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर किसी पेशेंट में एक्सरे क्लियर है और HLA-B27 वगैरह पॉजिटिव है, दूसरे सपोर्टिंग टेस्ट पॉजिटिव है, तो हम एमआरआई पे उसको कंफर्मेशन कर सकते हैं। बहुत बार ये ध्यान रखिएगा कि एएस कोई एक टेस्ट से कंफर्म नहीं होता, बहुत सारे टेस्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं। सारे टेस्ट उतने स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं होते हुए भी, ईएसआर नॉर्मल होते हुए भी, सीआरपी नॉर्मल होते हुए भी, HLA-B27 नेगेटिव होते हुए भी, एक्सरे नेगेटिव होते हुए भी आपके एमआरआई या सीटी स्कैन में एएस का डायग्नोसिस हो सकता है। तो बहुत बार ये जो ट्रीटिंग रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है इनको डायग्नोस करने में, वो एक क्लिनिकल कॉल पे सारी पिक्चर मिला के, मैं हमेशा पेशेंट को कहता हूँ कि पिक्चर का एक सीन मत देखा कीजिए, पिक्चर में बहुत सारे सीन्स है, वो एक एक सीन जब आप मिला के अलग अलग देखेंगे तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हम लोग पूरी पिक्चर देखते हैं, एक साथ सब मिला के देखते हैं कि इसमें से क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, किसको इंपॉर्टेंस देना है, क्या पेशेंट का पेन रिपोर्ट्स के साथ मैच हो रहा है, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि इसको कैसे डायग्नोस करना है। तो अगर संक्षिप्त रूप में कहें तो ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी होती है आपके डायग्नोसिस के लिए, ये कि बस आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए। फिर हम दूसरी लाइन पे आते हैं कि हम डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, पेशेंट्स को कुछ दवाई चालू कर रहे हैं, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे कैसे बढ़े, उसमें एक बार मैंने आपको कहा था कि मैं HLA-B27 पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। HLA-B27 एक टेस्ट है जो लगभग सभी एएस पेशेंट्स में हुआ होगा या ऑर्डर हुआ होगा। इनफैक्ट बहुत बार पेशेंट को लगता है कि हमारे डिजीज का नाम है, हम HLA-B27 पॉजिटिव है, जबकि ये गलत धारणा है। HLA-B27 सिर्फ टेस्ट का नाम है, ये डिजीज का नाम नहीं है। सो HLA-B27 टेस्ट के बारे में कुछ विशेष ध्यान आपको रखना है। पहली बात तो HLA-B27 एक जेनेटिक टेस्ट है जो अगर पॉजिटिव है तो आपके अगर दर्द या आपके दूसरे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, याद रखिएगा ये पिक्चर का एक सीन है, पूरी पिक्चर नहीं है। HLA-B27 अगर पॉजिटिव है, उसके साथ आपको बैक पेन है, उसके साथ आपके एक्सरे या एमआरआई पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, तो ये कंफर्म करता है कि आपको एएस या एएस की रिलेटेड बीमारी है। लेकिन HLA-B27 अपने आप में एक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। सिर्फ HLA-B27 पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एएस है। दुनिया में अमूमन ये कहा जाता है कि जनरली 5 से 6% लोग में HLA-B27 जीन होती है, पर एएस लगभग 1% से लोगों में ज्यादा नहीं होता। तो लगभग 4 से 5% पेशेंट्स HLA-B27 पॉजिटिव होते हुए भी एएस के पेशेंट नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स HLA-B27 की रिपोर्ट लेके आते हैं पर उनको संधिवात या एएस के लक्षण नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये।
HLA-B27 अमूमन दो मेथड से किया जाता है। एक थोड़ा सस्ता मेथड है जिसको फ्लो कहते हैं, और एक पीसीआर। पीसीआर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट आजकल कंपटीशन की वजह से पीसीआर वाला मेथड भी चीप हो गया है। तो जनरली मैं कहता हूँ कि पीसीआर वाला मेथड यूज किया कीजिए, थोड़ा डेफिनेटिव होता है। बट जनरली कोई भी मेथड यूज करिए, पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट काफी स्ट्रांगली कंफर्मेटरी होती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तीसरी बात, HLA-B27 नेगेटिव होते हुए भी आपको एएस हो सकता है। जैसा मैंने कहा, ये पिक्चर का एक सीन है, ये नेगेटिव होते हुए भी अगर आपकी दूसरी पिक्चर के सीन जैसे एमआरआई पॉजिटिव है, अगर दूसरे कोई लक्षण है, तो भी हम आपका डायग्नोसिस एएस का बना सकते हैं। सो जनरली ये कहा जाता है कि HLA-B27 अगर आपने लाइफ में कराया है तो सिर्फ एक ही बार कराना है, आपको 2 या 3 बार या 4 बार या हर साल उसको रिपीट नहीं करना है। क्योंकि पहली बात, HLA-B27 मॉनिटरिंग का टेस्ट नहीं है, उसको बार बार करा के कोई फायदा नहीं है। जनरली आपने अच्छी लैब से टेस्ट कराया तो HLA-B27 पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि आप उस जीन के साथ पैदा हुए हैं। दूसरी बात, अगर HLA-B27 नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, तो उनको बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जनरली मैं सिर्फ तभी रिपीट करता हूँ जब मुझे पहली वाली रिपोर्ट पे डाउट हो और मुझे कोई चीजें मैच नहीं हो रही, तो ही मैं पेशेंट को बोलूंगा कि HLA-B27 रिपीट करवाओ। क्योंकि 3,000 या 3,500 रुपए का टेस्ट है, तो हम लोग जनरली प्रिफर करते हैं कि अगर HLA-B27 पेशेंट ने बोला है कि मैं पॉजिटिव था, तो मैं बहुत बार उसको पॉजिटिव ही मानता हूँ, और ये मान के चलता हूँ कि उनके जो पैसे हैं वो हम दूसरी चीजों के लिए कंजर्व किए, जैसे एमआरआई पे कंफर्म करें या दूसरे उनकी दवाइयों के लिए हम कंजर्व करें। सो ये वन टाइम टेस्ट है जिसकी लाइफ लॉन्ग वैल्यू है, इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। सो ये सपोर्टिंग टेस्ट है। HLA-B27 पॉजिटिव होना मतलब आपको डिजीज है, ऐसा नहीं है। पीसीआर मेथड बेटर है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसके साथ आप फिर भी दूसरे लक्षणों को देखेंगे। बहुत बार एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स HLA-B27 पॉजिटिव होगा और हर जन की डिजीज अलग अलग होगी, या किसी किसी को डिजीज नहीं भी होगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अलावा दो और डिजीजेस में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आर्थराइटिस होता है जिसको रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं, जो सडनली आता है और 3-4 महीने में चला जाता है। तो HLA-B27 पॉजिटिव है और आपको आर्थराइटिस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ लॉन्ग डिजीज है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, एक पेशेंट है हमारे जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उनकी मॉम की अभी रिसेंटली 60 इयर्स की एज पे सर्जरी हुई। उनको सडनली बहुत सिवियर आर्थराइटिस हो गया और उनको HLA-B27 की जीन पॉजिटिव आई। तो हमने उनको लेबलिंग दिया रिएक्टिव आर्थराइटिस। बच्चे में भी HLA-B27 पॉजिटिव है, उसको लाइफ लॉन्ग वाला आर्थराइटिस है, पर मदर में जो आर्थराइटिस हुआ है वो पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ट्रॉमा या पोस्ट स्ट्रेस की वजह से हुआ है, और वो सडनली रिएक्टिव आर्थराइटिस प्रेसिपिटेट हुआ है, वो 3-4 महीने में सेटल भी हो गया। उनका HLA-B27 जन्म से पॉजिटिव है, और ऑब्वियसली मदर ने बच्चे को जीन ट्रांसफर की है, पर बच्चे में लाइफ लॉन्ग डिसीज हुआ और मदर में पहली बार एक सिग्निफिकेंट एपिसोड हुआ। तो ये बहुत बहुत मैटर करता है कि आपकी रिपोर्ट के साथ साथ आपके लक्षण क्या है, और जस्ट बिकॉज आप HLA-B27 पॉजिटिव है, आपको कोई लाइफ लॉन्ग डिसीज है, ऐसा बहुत बार जरूरी नहीं होता है। बहुत बार HLA-B27 पॉजिटिव उनमें भी पाया जाता है जिन पेशेंट्स में यूवाइटिस होता है या आंखों में इन्फ्लेमेशन होता है। बहुत एएस वॉरियर्स को आंखों में इन्फ्लेमेशन होता होगा, बहुत बार आप आंखों के डॉक्टर के पास भी जाते होंगे। लेकिन कुछ सेट ऑफ पेशेंट्स रहते हैं जिसमें HLA-B27 पॉजिटिव रहता है और यूवाइटिस ही होता है, उनको कभी भी एएस डेवलप नहीं होता। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि HLA-B27 पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको एएस ही है, ऐसा जरूरी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। और संक्षिप्त में बात करते हुए मैं अब एक स्लाइड पे आ रहा हूँ जिसमें हम इन्वेस्टिगेशंस टू मॉनिटर डिजीज कैसे करते हैं। तो जनरली जैसे हमने आपको कोई दवाई दी, कोई गोली दी, बायोलॉजिकल इंजेक्शंस दिए, तो कुछ चीजों का हम बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो होती है रूटीन मॉनिटरिंग, जैसे आपकी ब्लड काउंट्स क्या है, क्योंकि जब हम दवाई देते हैं जैसे सल्फासालाजीन, जैसे मीथोट्रेक्सेट, ये जो दवाइयां हैं इनमें ये जनरली सेफ है, लेकिन इन पे एक मॉनिटरिंग की गाइडलाइंस है। आपको 4 हफ्ते, 6 हफ्ते और धीरे धीरे 12 हफ्ते या 16 हफ्ते या 3 से 6 महीने में आपकी रूटीन ब्लड काउंट्स, मतलब आपका हीमोग्लोबिन, आपका WBC या सफेद रक्त पेशी का काउंट या आपके प्लेटलेट काउंट, प्लस ESR और CRP जो आपके सूजन के मार्कर है, उनकी क्या गति हो रही है, क्योंकि इन मार्कर पे हम डिपेंड करते हैं कि आपके डिसीज कहाँ जा रहा है।
तो सूजन के मार्कर जो है ESR और CRP, इनको मॉनिटर करते हैं कि ये घट रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, आपका पेन कैसा है, उसके साथ समन्वय करके देखते हैं। CBC पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, फोलिटेक्स से आपकी काउंट्स कम तो नहीं हो रही है, तो हम डोज कम कर सकते हैं। लीवर टेस्ट भी हम काफी रूटीनली करते हैं, क्योंकि हमारी सारी दवाइयों से थोड़ा सा लीवर पे प्रेशर आ सकता है। जनरली बहुत सेफ है, और मॉनिटरिंग के साथ काम करेंगे तो यूजुअली कोई इश्यू नहीं आता है। लेकिन लीवर की, कैन यू हियर मी? हाँ, लीवर की मॉनिटरिंग हम SGOT SGPT टेस्ट से जनरली करते हैं। हम फुल लीवर प्रोफाइल भी करा सकते हैं, बट हर बार लीवर प्रोफाइल कराने की जरूरत नहीं होती है। इसमें हम SGOT SGPT नाम के टेस्ट जनरली करते हैं। किडनी के टेस्ट भी हम बहुत रूटीनली करते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता होगा, बहुत सारे AS टेस्ट में, AS पेशेंट्स में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी से अमूमन भाषा में पेन किलर कहा जाता है, यूज होते हैं। हम इनको पेन के लिए यूज नहीं करते, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज करते हैं, जो पेन भी कम करता है। Actually, इनको अगर आप लो डोज में यूज करो तो इनका सेफ्टी 20 से 30 साल का है। तो इसको यूज किया जाता है रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ। तो जनरली हम क्रिएटिनिन या EGFR नाम की एक रिपोर्ट मॉनिटर करते हैं। ये कहा जाता है कि अगर आपका EGFR या क्रिएटिनिन 20 से 30% से फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, तो जनरली आप एनसेड्स ले सकते हैं। ऑब्वियसली हम एनसेड्स को जितना कम हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सपोज आपका बेसलाइन टेस्ट अगर 0.6 0.7 था, नॉर्मली क्रिएटिनिन की रेंज अगर आप लैब में देखेंगे तो 0.5 to 1.5 रहती है। तो बहुत बार अगर आपका बेसलाइन 0.6 0.7 था और वो 1.2 1.3 हो गया है, तो वो विद इन रेंज होते हुए भी अच्छी बात नहीं है। ये एक लक्षण है कि आपकी किडनी पे प्रेशर आ रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर आपके देखेंगे, उसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे और डिसीजन लेंगे कि हम आपको एनसेड्स दे सकते हैं कि नहीं। बट रूमेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि कैसे आपकी लैब रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना है, और 3 से 6 महीने में एक बार यूजुअली हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं, बाद में हम थोड़ा लेस फ्रीक्वेंटली करते हैं। जनरली हम एक्सरेज और MRIs बार बार रिपीट नहीं करते हैं मॉनिटरिंग के लिए। एक बार डायग्नोसिस हो गया तो हम कुछ सालों बाद, जैसे 1-2 सालों बाद, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या हमें देखना है कि आपकी हड्डियों में जुड़ाव नहीं हो रहा है, एक्सरे कर सकते। जनरली मैं MRI रिपीट करने में बिलीव नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, बहुत एक्टिविटी है, बहुत सालों पहले का MRI है और हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, पेशेंट को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अच्छे इंजेक्शन लेते हुए, तो हम MRI करेंगे ये देखने के लिए कि सूजन कैसी है। ध्यान ये रखिएगा कि एक्सरे में बिल्कुल भी सूजन नहीं दिखती है। सूजन हम सिर्फ MRI में, इन्फ्लेमेशन जो होती है वो MRI में ही देख सकते हैं। ब्लड पैरामीटर्स जो है ESR और CRP, वो सूजन के प्रतीक है, पर वो डेफिनेटली ये नहीं बता सकते कि सच में सूजन है कि नहीं, वो सिर्फ MRI पे पता चल सकती है। इसके साथ साथ कुछ दूसरे टेस्ट, जैसे हमारे पेशेंट्स में हम हमेशा कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, उनको डायबिटीज तो नहीं डेवलप हो रहा है, उनकी हड्डियां तो नहीं कमजोर हो रही है, उनका विटामिन D बराबर है, उनका B12 बराबर है, क्योंकि इन इन चीजों से आदमी स्वस्थ रहता है। तो साथ साथ में, क्योंकि हमारे पेशेंट क्रोनिक होते हैं, हमारे साथ एक फैमिली रिलेशन जैसे बन जाते हैं, हम इसको भी मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ में बहुत सारे पेशेंट्स में एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर सालों से AS है, तो बोन मिनरल डेंसिटी नाम का एक छोटा सा स्कैन होता है, जो एक्सरे जैसा ही होता है, लेकिन मशीन थोड़ी अलग होती है। उसमें हम ये देखते हैं कि बोन की डेंसिटी क्या है, बोन की थिकनेस क्या है, कहीं उनकी कंटिन्यूअस सूजन से बोन्स वीक तो नहीं हो रही है, और अगर वैसा है तो हम उनको कैल्शियम के अलावा कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो संक्षिप्त रूप में ये कुछ टेस्ट है जो हम रूटीनली ऑर्डर करते हैं। ऑब्वियसली अगर पेशेंट को कुछ और इश्यूज हो रहे हैं तो वी गो इनटू दैट टेरिटरी। बहुत बार अगर हमें उनको कुछ बायोलॉजिक्स देने होते हैं तो हम कुछ प्रोफाइल्स कराते हैं, जिसमें हम आपके वायरल मार्कर्स टेस्ट करते हैं, और एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है TB गोल्ड और मांटू टेस्ट। नाउ ये TB गोल्ड और मांटू टेस्ट अलग अलग टाइप के टेस्ट है। TB गोल्ड एक ब्लड टेस्ट है, मांटू टेस्ट एक हाथ में सुई लगा के ये देखते हैं कि आपको रिएक्शन कितना है। जनरली जब आप लैब में जाते हैं तो बोला जाता है ये TB के टेस्ट है। हम लोग ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि अगर हमें आपको कोई बायोलॉजिक या बायोलॉजिक जैसी दवाई देनी है,
तो उसमें टीबी की रिस्क बढ़ जाती है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके शरीर में लेटेंट टीबी अर्थात टीबी के कोई बैक्टीरिया का अंश तो नहीं रह गया है। अमूमन जब हम जन्म लेते हैं तो इंडिया में या डेवलपिंग कंट्री में हम काफी कॉमनली टीबी बैक्टीरिया को एक्सपोज होके एक फोकस बन जाता है। बहुत बार वो फोकस एलिमिनेट हो जाता है, बहुत बार वो फोकस रह जाता है। तो डर ये रहता है कि अगर वो टीबी के फोकस या टीबी के बैक्टीरिया का अंश अगर बॉडी में रह गया है तो इन दवाई लेने पे टीबी रीएक्टिवेट हो सकता है। तो अगर वो अंश पॉजिटिव है तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है जिसको हम दवाई देके उस टीबी के रीएक्टिवेशन को ना के बराबर कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये टेस्ट करते हैं जिसको अमूमन लोग समझते हैं कि हमें टीबी हो गया है, अगर ये पॉजिटिव आते हैं मांटू टेस्ट बोलते हैं और टीबी गोल्ड। बट डरना नहीं है, ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि कहीं आपको बॉडी में एक्टिव टीबी तो नहीं है, और अगर टीबी का अंश भी है तो कैसे उसको मिटा के आपको सेफली दवाई दे। तो ये जनरली अगर आप कोई स्पेसिफिक दवाई पे जा रहे हैं जो मिथोट्रेक्सेट सल्फासलाजिन के अलावा है, उसके पहले ये टीबी गोल्ड, मांटू टेस्ट, एचआईवी टेस्ट, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये 3 से 4 वायरल मार्कर्स जरूर किए जाते हैं। और इनसे डरना नहीं है, ये डॉक्टर आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होंगे तो हमें उस पर्टिकुलर वायरस या पर्टिकुलर बैक्टीरिया एक्टिव न हो उसके लिए दवाई देके फिर ही आपको दूसरी मेन दवाई दे सकते हैं। इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो सारा खेल सेफ्टी का है। हम एक्स्ट्रा कॉशियस इसलिए रहते हैं कि आपको साइड इफेक्ट ना हो। साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर हम ढंग से कोशिश करें तो हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सेफ्टी के साथ काम कर सके। और बहुत बार पेशेंट पूछते हैं, सर हमारी किडनी तो नहीं खराब हो जाएगी, हमारी लीवर तो नहीं खराब हो जाएगी, हम ये दवाई ले रहे। हम हमेशा ये जवाब देते हैं, अगर आप सही तरीके से मॉनिटरिंग करें तो इवन अगर आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो पेन किलर कहा जाते हैं उनको भी अगर लें, तो हमारे पास अभी 30 इयर्स का भी डेटा है कि जनरली ओवर 30 इयर्स भी अगर आप उनको ले विद मॉनिटरिंग तो रीजनेबली सेफ पाए गए हैं ये ड्रग्स। तो ड्रग्स बुरे नहीं है, अगर डिजीज बुरा है तो ड्रग्स ज्यादा लगेंगे, बट आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट का है वो उस मॉनिटरिंग के साथ लेइए। और आजकल बहुत सारे कंपटीशन की वजह से टेस्ट भी काफी अफोर्डेबल रूप में हो सकते हैं। तो आई थिंक आई विल स्टॉप एट दिस एंड विल लीव द हम अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस लेंगे जो बेटर रहेगा फॉर द सेमिनार पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू डॉक्टर नौलखा इस टॉपिक को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल से अनुरोध करूंगा कि वो भी इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन शेयर करें। Thank you, Dr. Nilesh Nolka. Interesting talk, very informative. I'm sure कि हमारे AS वॉरियर के मन में काफ़ी क्वेश्चन हो गए। सर ने काफ़ी अच्छे से कवर किया ये टॉपिक, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल स्क्रीन वगैरह भी कवर किया है। तो I don't have much to add. As Dr. Nolka said कि हम रिपोर्ट्स को नहीं ट्रीट करते, ठीक है, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में रिपोर्ट्स को बहुत महत्व दिया जाता है और बहुत बार डॉक्टर के ओपिनियन पर चीज़ें डिसाइड होती है, ना कि सिर्फ रिपोर्ट पर निर्भर होने पर। जस्ट टू शेयर विद यू एक्सपीरियंस कि इंडिया में जिन लोगों का HLA-B27 निगेटिव है उनका डायग्नोसिस लेट होता है कंपेयर टू जिनका पॉजिटिव है। जस्ट बिकॉज एक टेस्ट नेगेटिव है डजंट मीन कि हम पूरे उस मरीज को या उनकी सारी परेशानियों को इग्नोर कर दे और सिर्फ एक टेस्ट पॉजिटिव है तो ही हम उन्हें सीरियसली ले। तो हमें इस ख्यालों से बाहर निकलना है और ये नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट्स बट फॉर अस डॉक्टर्स एज वेल, बट पर्टिकुलरली फॉर द पेशेंट कि दे हैंग ऑन टू द रिपोर्ट्स टू मच, कि बहुत ज़्यादा ही रिपोर्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं। तो आपकी सिम्टम्स, आपका जो एग्जामिनेशन है उस पर ज़्यादा से आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। तो आई विल नॉट टॉक मच और वी कैन टेक द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल फॉर योर इनपुट्स ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी बढ़ते हैं हम अपने Q&A सेशंस की तरफ। सबसे पहला एक क्वेश्चन है जो कि मतलब डॉक्टर ने लगभग जवाब दे दिया है, डॉक्टर नीलेश नौलखा ने, लेकिन फिर से मैं पूछना चाहूंगा, डज HLA-B27 पॉजिटिव मींस AS? ये मतलब मुझे भी बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि भाई मुझे HLA-B27 हुआ है,
तो अब इसको कैसा टैकल किया जाए? ये एक क्वेश्चन है जो मैं बहुत बार समझाता हूँ, बट बहुत बार पेशेंट समझ जाते हैं, बहुत बार नहीं समझते। मोटा मोटा मैं इतना ही बोलूंगा, HLA-B27 मेरे पास हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट 2 पेशेंट आते हैं जो HLA-B27 पॉजिटिव होते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि आपका HLA-B27 पॉजिटिव है, बट आपको कोई क्लियर AS नहीं है। आपको जो पेन्स हो रहे हैं उसका दूसरा कारण है, आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन पे फोकस कीजिए, मोस्टली ये सेटल हो जाएगा, या कुछ नसों को रिलैक्स करने वाली दवाई देंगी, आपको एएस का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो सिर्फ HLA-B27 पॉजिटिव है, आपको एएस है ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका एक दूसरा उदाहरण भी देता हूँ। सपोज आज मुझे HLA-B27 पॉजिटिव और मुझे एएस है, और सपोज मेरी प्रोजेनी या मेरी आने वाली जनरेशन या कोई पेशेंट की आने वाली जनरेशन में कोई बच्चा है जिसका भी अगर उसने गलती से टेस्ट करा दिया और वो HLA-B27 पॉजिटिव आ गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके पापा या मम्मी को एएस था तो उसको भी एएस होगा। शायद उसको 10 साल बाद हो, शायद ना भी हो। तो ये पर वो HLA-B27 की जीन तो कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको विरासत में HLA-B27 की जीन मिली हुई है। कोई छोटा मोटा दर्द हुआ, किसी डॉक्टर ने बिना समझे या किसी डॉक्टर ने समझ के भी HLA-B27 टेस्ट ऑर्डर कर दिया, लेकिन जनरली रूमेटोलॉजिस्ट ऑर्डर करने पे ये जरूर ध्यान लगाते हैं कि ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, तो इसका कोई मतलब है कि नहीं। जनरली हम सिर्फ HLA-B27 को फॉलो नहीं करते। अगर HLA-B27 पॉजिटिव है और आपको दूसरे लक्षण है तो ही हम एएस का डायग्नोसिस बनाएंगे। आपको लक्षण नहीं है तो हम कहेंगे अभी लक्षण नहीं है, हम वेट एंड वॉच करते हैं, शायद आपको डिजीज अभी नहीं है और अभी ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है, आप दूसरी चीजों को टैकल कीजिए और अगर होगा तो बाद में देखा जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि HLA-B27 पॉजिटिव मतलब ये अंत है ऐसा नहीं है, और आपको एएस है ऐसा भी जरूरी नहीं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, कि भाई मतलब जैसे HLA-B27 पॉजिटिव होना ये कंफर्मेटिव है, मतलब ये इससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी निगेटिव आती है तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डॉक्टर नीलेश ने तो समझाया है कि भाई किस तरह से डायग्नोस होता है, पर आप भी इस पे कुछ प्रकाश डाल पाओगे? हाँ, तो ये आपके रोमैटोलॉजिस्ट का ओपिनियन ही 100% कंफर्मेटिव है। सारी चीजें किस कॉन्टेक्स्ट में हम इंटरप्रेट करते हैं उस पर से डिसाइड होता है कि उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो पेशेंट के लक्षण क्या है और ये सारी चीजें। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, हम रिपोर्ट्स को ट्रीट नहीं करते, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो रिपोर्ट सिर्फ सपोर्टिव होती है। तो आपके रोमैटोलॉजिस्ट का ओपिनियन विल बी द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर यू, whether you have ankylosing spondylitis or not. ओह, थैंक यू। डॉक्टर नौलखा, ये एक मतलब HLA-B27 के बारे में हम बहुत सुनते हैं, लेकिन पेशेंट पूछते हैं ये HLA-B27 होता क्या है? और ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकते हैं या नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये होता क्या है HLA-B27 एक्चुअली? सो जनरली HLA-B27 पॉजिटिव हमारे बॉडी में लगभग 10,000 से ज्यादा जीन्स होती है, उसमें से ये एक जीन होती है। ये बहुत हमारे सीरीज में HLA नाम की जीन होती है, पूरी सीरीज होती है, A B C D, और D में भी नंबर्स, A में भी नंबर्स, B P Q ऐसे बहुत सारी जीन्स होती है। ये सारी जीन्स का समन्वय ये डिसाइड करता है कि आप कैसे देखेंगे, आपकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी, आपकी हाइट क्या होगी, आपकी बॉडी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, काफी कुछ जेनेटिकली डिसाइड होता है। तो B27 एक जनरल मार्कर है। ऐसे B25 भी होता है, B26 भी होता है, B27 भी होता है। पर जनरली जब रिसर्चेस होने लगी तो ये पाया गया कि B27 जीन जो कैरी करते हैं उसमें एएस की चांसेस बढ़ जाते हैं। आज तक हम ये नहीं समझ पाए, थियरीज है, बहुत अच्छी थियरीज है, बहुत वैलिड थियरीज है, बट अभी भी बहुत रिसर्च के बाद हम 100% श्योर नहीं है कि B27 पॉजिटिव पेशेंट्स को एएस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों होती है। तो पहली बात तो B27 पॉजिटिव होने ही एएस होगा ऐसा जरूरी नहीं है, B27 नेगेटिव को भी हो सकता है। हम 100% श्योर भी नहीं है कि ये चिकन और एग वाली थियरी है कि जैसे मैं हमेशा पेशेंट को एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ नाच रहा हूँ और कहीं भूकंप आ रहा है तो वो मेरे नाचने की वजह से हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो HLA-B27 कहीं ना कहीं कुछ रोल प्ले कर रहा है, बट HLA-B27
ही ऐसी चीज है जो बीमारी पैदा कर रही है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक टेस्ट है जो इन लोगों में पाया जाता है। नाउ सेकेंडली, ये टेस्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। या तो ये बचपन से ही, जन्म से ही आप लेके आए हैं पॉजिटिव होगा, जन्म से ही आप लाए नेगेटिव होगा। एएस दोनों में डेवलप हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव करने का कोई मतलब नहीं है, और ये होने भी वाला नहीं है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग पॉजिटिव रहेगा या लाइफ लॉन्ग नेगेटिव रहेगा, जो भी आपकी जीन्स है। तो हमें एचएलए को नहीं ट्रीट करना है, ना पॉजिटिव से नेगेटिव करना है, ना कुछ और करना है। हमें पेशेंट्स के बीमारी को कंट्रोल करना है, अंदर की सूजन को कंट्रोल करना है, अंदर के जॉइंट्स को फ्यूज होने से बचाना है। बहुत सारी रिपोर्टें पॉजिटिव से नेगेटिव करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये डायबिटीज जैसा नहीं है कि आपने शुगर का लेवल देखा और आप उसको कम कर रहे हैं। वैसे ही आप HLA-B27 पॉजिटिव है तो उसको कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप पेशेंट के डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। HLA-B27 सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस के लिए टेस्ट है, सपोर्टिंग टेस्ट है। वो डिजीज के ट्रीटमेंट में कोई मेजर रोल अदा नहीं करता है। थैंक यू डॉक्टर। ये सवाल डॉक्टर प्रवीण पाटिल से है। Is ANA test positive in ankylosing spondylitis and does it has any significance in AS? ANA, you said ANA? हाँ, ANA। नहीं, so ANA का एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से कोई संबंध नहीं है। We won't get into details. We'll take the next question. So दूर रहो ANA वाली टेस्ट से। ओके, थैंक यू। ये सवाल मैं डॉक्टर जस्ट एक सुरेश- स्टेटमेंट मारूंगा। एएनए हाँ। टेस्ट, मैं जस्ट एक स्टेटमेंट करूंगा। एएनए टेस्ट 30% नॉर्मल आदमी में भी पॉजिटिव आ सकता है। ये सबसे वन ऑफ द स्टूपिड टेस्ट है। इस टेस्ट से दूर रहो। अगर आपको कोई एएनए टेस्ट करवा रहा है तो एक रूमेटोलॉजिस्ट का ओपिनियन जरूर लो, तो आपकी आधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। एक सवाल है ओम प्रकाश से, ये डॉक्टर नीलेश नौलखा से है। Any investigation to find out you may get uveitis before you actually get it? जहां तक मुझे आइडिया है, ऐसा कोई रूटीन मार्केट में टेस्ट तो नहीं है। और जनरली यूआईटिस होगा तो भी वो, इस डिजीज में यूआईटिस बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाता है। तो अभी तक तो जेनेटिक मार्कर्स हैं जो थोड़े एसोसिएटेड होते हैं, बट वो टेस्ट हम करना भी नहीं चाहते, कॉस्टली भी होंगे और उसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रेडिक्शन वाले टेस्ट होंगे। तो अभी के लिए आंसर है नो। आपको आंख लाल होती है तो डॉक्टर को जाके दिखाइए, अच्छे डॉक्टर डायग्नोस कर लेंगे ये यूआईटिस और तभी हमें ट्रीट करना है। हमें पहले से इसको प्रेडिक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और प्रेडिक्ट कर भी लिया तो हम सीवियरिटी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो अभी तो आंसर है नो। HLA-B27 पॉजिटिव है तो यूआईटिस का चांसेस बढ़ जाता है। HLA-B27 नेगेटिव है और एएस के पेशेंट है तो यूआईटिस का चांसेस घट जाता है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक मार्कर नहीं। थैंक यू। ये सवाल डॉक्टर प्रवीण पाटिल से है। Is RA factor positive in AS and does it has any significance in AS? No. So again, just like your ANA test, stay away from RA factor. RA factor has no relation with ankylosing spondylitis, generally speaking. We won't go into details. However, often RA factor is requested in patients with ankylosing spondylitis, not just in India, even in the US. ओके, मैं कोई किसी को इंटरेस्ट है तो मैं शेयर करूंगा ये पेपर, कि वहां पे भी सर्वे किया गया था कि अगर पेशेंट को बैक पेन है तो आपको, और ये ऑटो इम्यून डिसीज सस्पेक्ट कर रहे हो तो कौन से टेस्ट करोगे। और वहां पे भी काफी मात्रा में फिजिशियन लोगों ने, नॉन रूमेटोलॉजिस्ट लोगों ने बताया कि दे विल चेक रूमेटॉइड फैक्टर फॉर सम स्ट्रेन रीजन। इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज मोर पॉपुलर देन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो शायद ज्यादा अवेयरनेस है, बट मोटा मोटी इसका कोई संबंध नहीं है। और कभी कभी गलती से वो पॉजिटिव भी आ जाता है, और मेरे पास कुछ पेशेंट है कि वो रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आया इसलिए मेरे पास पहुंचे, बट उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, बट उनका HLA-B27 निगेटिव था तो उसको इग्नोर किया गया। तो ऐसे भी होता है, बट आई डोंट थिंक कि आपको रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट करने की पर से जरूरत है। मेरे पास एग्जैक्टली आज 2 घंटे पहले पेशेंट आया जिसको एएस है और रूमेटॉइड फैक्टर उसका 300 लेवल है, पर उसका रूमेटॉइड फैक्टर का कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज पैटर्न पूरा एएस है। तो हम जाते हैं पैटर्न पे, रिपोर्ट हम साइड में रखते हैं। इट इज 80% अबाउट पैटर्न। ओके, थैंक यू। एक सवाल है कि भाई हाउ डिड आई गेट HLA-B27, और एक बहुत लोगों को ये होता है कि भाई HLA-B27 ट्रिगर होने से एएस हो गया है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि व्हाट ट्रिगर्स HLA-B27।
ये डॉक्टर एक्चुअली B27 जन्म से आया है, मॉम या डैड से आया है, उनको अपने माता पिता से आया है, और ये जन्मों से अनुवांशिक चले आ रहा है। जस्ट बिकॉज ये एक जीन आपको पता है, ऐसी हजारों जीन है जो आपके बॉडी में आ रही है। डायबिटीज की कोई जेनेटिक टेस्ट नहीं होती, बट डायबिटीज भी आता तो आपके, इनफैक्ट बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आपके मदर फादर को डायबिटीज है, आपकी रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इज क्लोज टू 80%। इतना बड़ा जेनेटिक फैक्टर है। बट क्योंकि उसमें एक जेनेटिक टेस्ट नहीं है, इसका मतलब जेनेटिक्स इरोड हो गया, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे एक्चुअली B27 कहाँ से आया है, ये प्रश्न गलत है। अगर आपको एएस डेवलप हो चुका है, एक्चुअली B27 पॉजिटिव है, तो रूमेटोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए। ना तो आप ने खुद इसको लाए थे, ना आप इसको ट्रांसफर होने से रोक सकते हो। एंड जनरली मैं कहता हूं कि ना तो ये आपके हाथ में था कि आप इसको लाओगे, ना ये आपके हाथ में कि आप इसको फैला दोगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक माताजी के बेटे को एएस हुआ, लेकिन माताजी को पहला एपिसोड हुआ 60 साल की उम्र में, तो वो कभी नहीं कह सकती थी कि मैंने ट्रांसफर किया, वो तो हमें बाद में पता चला। तो ये सब प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। एएस आपको या तो आपके माता से मिलेगा या पिता से मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली डेवलप तो नहीं होता, पर जरूरी नहीं है कि आपको ये जीन मिली है तो आपको डिजीज होगा। कि बहुत बार मेरे खुद के घर में एक कजिन है जिनके फादर को एक्चुअली B27 पॉजिटिव है, वो डिटेक्ट हुआ 70 की एज पे, और उनके बेटे को, जो मेरे कजिन है, उनको एएस 20 ईयर्स की एज से है। तो वेरी फनी कि ये कैसे ऑपरेट होता है, और इसमें ज्यादा सूक्ष्म में जाने की जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर नीलेश पटेल, आपके लिए ये सवाल है कि भाई कैन वी हैव मतलब ESR एंड CRP नॉर्मल विथ AS? प्रवीण, आई थिंक इट्स फॉर यू। ओके, हाँ, सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या था? हाँ कि भाई ESR और CRP AS में नॉर्मल होता है, कैन स्पेशली कभी कभी जब पेन होता है तभी भी नॉर्मल हो सकता है? यस, नॉर्मल हो सकता है। आई थिंक ये डॉक्टर नीलेश ने पहले भी कवर किया है कि ESR CRP काफ़ी पेशेंट में नॉर्मल होता है एएस में, कंपेयर टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हम ज़्यादातर के एएस में देखते हैं कि ये नॉर्मल होता है, और सिर्फ हमारी बीमारी कितनी बड़ी होएगी ये सिर्फ ESR CRP पर नहीं समझता है। इसलिए हम लोग आपको जो फॉर्म भरवाने के लिए बोलते हैं क्लिनिक में, तो उससे भी काफ़ी समझता है कि बीमारी कितना बड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर नौलखा, ये आपके लिए है, मैक्सवेल से है, कलकत्ता। इनका थोड़ा सवाल थोड़ा बड़ा है। डियर डॉक्टर, गुड इवनिंग। इफ समवन CRP and ESR is normal and even HLA-B27 is negative, rheumatoid factor negative, vitamin D3, calcium normal, and no uric acid, then also morning stiffness and body pain is there. Then how to get diagnosis and how to detect the problem? Problem autoimmune. हमने हाँ, Should person go through MRI, and if yes, then only SI or lumbar spine? Yes. मैक्सवेल जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, फाइंड अ गुड रूमेटोलॉजिस्ट। वो आपको क्लिनिकली इवेल्युएट करेंगे। अगर आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है तो वो एमआरआई की बात करेंगे। अगर जरूरी होगा तो उनको लगा कि स्पाइन से कुछ मिलेगा। बाकी 80% जो जनरल बॉडी में पेन होते हैं, जो जनरल लाइफ में पेन्स होते हैं या जनरल पेशेंट्स में पेन होते हैं, उसमें अमूमन कुछ टेस्ट में आता नहीं है। बहुत बार वो मस्कुलर पेन होते हैं, बहुत बार वो लाइफस्टाइल रिलेटेड पेन होते हैं, बहुत बार वो ट्रिगर पेन्स होते हैं, या बहुत बार फाइब्रोमाइल्जिया टाइप्स के पेन होते हैं। तो अगर आपको रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं, उनको लगता है कि आपको कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वो उसको करा लेंगे, एक बार रूल आउट कर लेंगे कि आपको ये ऐसे नहीं है। और आपको अगर ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, तो बहुत सारे पेन का कारण ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं, सबसे कॉमन पेन का कारण है लाइफस्टाइल इश्यूज और फाइब्रोमाइल्जिया। तो अगर लाइफस्टाइल इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो फिर फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी नहीं है, इस पे फोकस भी कर सकते हैं। ये सारा चीज रूमेटोलॉजिस्ट आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। आप खुद से इन्वेस्टिगेट मत कीजिए। अगर आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप सेकंड रूमेटोलॉजिस्ट को पकड़िए। लीव इट ऑन देम कि कितना इन्वेस्टिगेशन करना है और किस हिसाब से ट्रीट करना है। और जरूरी नहीं है हर पेन रिपोर्ट में दिखेगा। बहुत सारे पेन है जिसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं होती और हमारा डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल होता है। तो उसके लिए उसका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण पटेल, ये आपके लिए है सवाल। व्हाट इज द अर्लीस्ट रेडियोलॉजिकल चेंजेस इन पेशेंट विद एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस?
ओके गुड, काफी अच्छा सवाल है। तो अभी एमआरआई का महत्व काफी बढ़ गया है। अभी यही हम 10 या शायद 20 साल पहले एक्सरे को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, बट अभी एमआरआई की वजह से हमें जल्दी डायग्नोसिस भी कर पाते हैं हम। तो एमआरआई स्कैन आपके रेडियोलॉजिस्ट के रिपोर्टिंग पर काफी होता है कौन सा मशीन यूज किया गया है, बट सैक्रोइलेक जॉइंट्स का एमआरआई स्कैन होना चाहिए। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनका एमआरआई स्कैन तो नॉर्मल है, फिर भी कैसे उनको ऐसे है। हाउएवर व्हेन यू लुक इनटू इट, उनके एमआरआई स्कैन में सैक्रोइलेक जॉइंट का स्कैन हुआ ही नहीं होता है, सिर्फ लंबर स्पाइन हुआ होता है। तो सैक्रोइलेक जॉइंट्स का स्कैन कैन गिव शो सम अर्ली चेंजेस, पर्टिकुलरली उसमें सूजन आता है जिसको हम ईडिमा बोलते हैं, तो वो दिख सकता है। या फिर कुछ बोन के चेंजेस है जिसको हम इरोजन्स बोलते हैं, तो वो भी दिख सकते हैं। सो दीज आर सम पॉइंटर्स on MRI scan of sacroiliac joints that can help in the diagnosis. थैंक यू। और ये डॉक्टर नीलेश नौलखा से है कि भाई एएसआर सीआरपी जब बढ़ा रहता है तो मुझे बहुत सारे पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि भाई इसको नॉर्मल कैसा लाया जाए, इसको कंट्रोल में कैसा लाया जाए, तो इसका क्या जवाब है? ओके, सो जनरली अगर ईएसआर सीआरपी बढ़ा हुआ तो हम कंसर्न होंगे, हम देखेंगे कि पेशेंट को पेन कितना है। जैसा प्रवीण सर ने कहा, हम एक फॉर्म फिल करने को कहते हैं, हम ये बोलते हैं कि 1 से 10 के बीच में आपकी पेन की स्केल कितनी है, आपका पेन कितना परसेंटेज कम हुआ है। जनरली ये देखा जाता है कि सपोज सीआरपी या ईएसआर 50, 60, 70, 80 की रेंज में है, तो जनरली अच्छे ट्रीटमेंट से वो नीचे आता जाएगा। पेशेंट अच्छा होगा तो वो नीचे आते जाएंगे। किसी किसी में 10 पे अटक जाएगा, किसी किसी में 5 पे अटक जाएगा, और जनरली अच्छे कंट्रोल वाले पेशेंट में सीआरपी ईएसआर नॉर्मल आ जाता है। लेकिन ये सीआरपी और ईएसआर अलग अलग लैब में अलग अलग मेथोडोलॉजी से होता है। सीआरपी और ईएसआर बहुत अलग कारणों से भी बढ़ सकता है। जैसे कि अगर आपको कोई सर्दी खांसी हो गई तो भी सीआरपी ईएसआर बढ़ सकता है, आपको अगर मोटापा है तो भी ये बढ़ सकते हैं, आप अगर 40-45 के आगे है तो ईएसआर थोड़ा बढ़ा हुआ हो सकता है, आपका हीमोग्लोबिन कम है तो ईएसआर बढ़ा हुआ हो सकता है। तो हमारा एम ईएसआर सीआरपी को कंट्रोल करना नहीं है, वो तो एक साइड इफेक्ट, साइड प्रोडक्ट है, साइड बेनिफिट है। हमारा एम है आपके डिजीज को कंट्रोल करना, और पैरामीटर्स अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत बार पेशेंट बहुत वेल कंट्रोल रहते हैं, मेरे पास एटलीस्ट 50 से ऊपर पेशेंट हैं जिनके सीआरपी काफी अच्छे खासे या ईएसआर काफी अच्छे ऐसे हाई लेवल पे, बट क्लिनिकली डिजीज वाइज पेशेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईयरली हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं और पेशेंट में कोई ज्यादा फ्यूजन नहीं हो रहा है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी है। तो हम ऐसे पेशेंट को छेड़ते नहीं है कि भाई आपका ईएसआर सीआरपी ज्यादा है तो हम दवाई बढ़ा देते हैं। तो सारा खेल ये है कि अगर पेशेंट अच्छा है, जनरली रिपोर्ट्स अच्छी है, थोड़ा बहुत ईएसआर सीआरपी बढ़ा हुआ है, तो हम उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, और हम रिपोर्ट को नहीं ठीक करना चाहते, हम पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, और उसकी आगे की रिस्क को कम करना चाहते हैं। और उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हर साल रिफाइन हो रहे हैं। तो आप इसके पीछे मत भागिए कि मुझे सीआरपीएसआर कंट्रोल करना है, आप इसके पीछे भागिए कि मुझे अच्छी दवाई लेनी है, अच्छे से क्वालिटी ऑफ लाइफ ये करना है, और मिनिमल रिस्क पे उसको उससे जीना है, और अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है। और वो आपको एक अच्छा रूमेटोलॉजिस्ट पकड़ेंगे तो सब हो जाएगा, आपको उसको टेंशन लेने की जरूरत। थैंक यू डॉक्टर। ये डॉक्टर प्रवीण पाटिल के लिए सवाल है कि भाई कैन एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बी सीन ऑन एक्सरे? व्हाट टाइप ऑफ एक्सरे इज यूज्ड फॉर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? अच्छा, एक्सरे में टाइप्स भी होते हैं? Yes. So, ankylosing spondylitis, yes, definitely can be seen on X-ray, particularly advanced ankylosing spondylitis X-ray में दिखता है। जो early ankylosing spondylitis है वो X-ray में नहीं दिखता है, उसके लिए MRI स्कैन करना पड़ता है। बट जिनका established है वो easily दिख सकता है। एक्सरे में जनरली एक्सरे ऑफ पेल्विस किया तो उसमें हमें सैक्रोइलिएक जॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक्सरे ऑफ लंबर स्पाइन किया, जैसे मैंने पहले बताया, तो एमआरआई स्कैन ऑफ लंबर स्पाइन किया या एक्सरे ऑफ लंबर स्पाइन किया, तो उस पर से हमें पता नहीं चलेगा द डायग्नोसिस ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो एक्सरे ऑफ सैक्रोइलिएक जॉइंट और सिंपली एक्सरे ऑफ पेल्विस। थैंक यू डॉक्टर नीलेश। ये रमित चंद्रा का सवाल है, माय सन एज इज 18, व्हेन कैन वी टेस्ट HLA-B27 फॉर हिम टू चेक वेदर ही इज कैरिंग माय जीन?
वो तो आप जन्म पे ही कर सकते थे लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि क्यों अननेसेसरी टेंशन है। अगर आपके बच्चे को इन्फ्लेमेटरी बैक पेन हो, जैसे रात को लेटने पे बटक पेन हो रहा है या ऑल्टरनेटिंग बटक पेन हो रहा है या कोई जोड़ सूज रहा है या एड़ी में दर्द हो रहा है यंग एज में, या एक्चुअली कोई एज के सिम्टम्स है, तो आप उसको चेक कीजिए। जनरली मैं नहीं चेक करने की सलाह दूंगा। मैंने खुद आपको एक एग्जांपल दिया, मेरे कजिन जिसको डिजीज है, उनके फादर में भी हमने तब चेक किया जब उनको सिम्टम्स आया। उनके फादर को फर्स्ट टाइम हमने सिम्टम्स डिटेक्ट किया 70 की एज पे, और वो भी आगे चले गए 2 महीने के लिए, एंड ही इज ऑल्सो एचएलवी पॉजिटिव। और उनके सन को एएस है जो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है। और मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया कि मदर में पोस्ट सर्जरी इश्यूज हुए और वो पहली बार HLA-B27 डिटेक्ट हुई, जबकि सन को HLA-B27 पॉजिटिव एएस बहुत सालों से है। तो जनरली मैं एडवाइस करूंगा कि अननेसेसरी ट्रॉमा से बचने के लिए अगर आप HLA-B27 पॉजिटिव है और आपके बच्चों में कोई सिम्टम्स नहीं है तो मत चेक कीजिए। अगर उनको HLA-B27 जो गलती से पॉजिटिव भी आ गया तो भी आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि उनको डिजीज होगा कि नहीं, तो क्यों आपको कराना है? अननेसेसरी फियर क्रिएट हो जाएगा, आप अननेसेसरी छोटे मोटे दर्द के लिए घबरा जाएंगे। सपोज वो HLA-B27 नेगेटिव निकलते, सपोज आपने जीन ट्रांसफर नहीं की, बट ये याद रखिएगा कि HLA-B27 नेगेटिव पेशेंट्स में भी तो एएस हो सकता है। शायद वो HLA-B27 पॉजिटिव होने से नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ और इवेंट होने से भी तो उनको एएस हो सकता है। तो जनरली एक ओपन माइंड रखिए। अननेसेसरी टेस्टिंग मेडिकल फील्ड में कभी भी नुकसान करती है। आजकल जमाना बहुत अननेसेसरी टेस्टिंग का हो गया है, वो अननेसेसरी फियर क्रिएट करता है। जनरली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप टेस्ट तो जन्म से कर सकते थे, HLA-B27 जन्म से आ जाएगा जीन में ऑब्वियसली, और वो HLA-B27 पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो जन्म से ही सेम टेस्ट होगा और अभी भी सेम टेस्ट होगा। तो आपके बच्चे के अगर टेस्ट कराने तो वेट करने की जरूरत नहीं है, बट जनरली अगर उसको सिम्टम्स नहीं है तो मैं टेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, और सिम्टम्स है तो मैं पहले रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दूंगा। बट अगर कोई तकलीफ नहीं है तो उस कश्मकश में पड़िए ही मत और प्लीज टेस्ट मत कीजिए। थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, एक सवाल ये है कि भाई जो क्रेटिनिन होता है वो अगर हाई होता है तो उसके लिए कोई मेडिसिन लेना पड़ता है, या कभी कभी पेशेंट ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है तो कभी कभी उनका क्रेटिनिन लो हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई दवाई लेनी पड़ती है या? ओके, सो अच्छा सवाल है। क्रिएटिनिन टेस्ट ये किडनी के लिए होता है, ठीक है। सो बढ़ा हुआ क्रिएटिन इज अ बिग कंसर्न। हम काफी सीरियसली लेते हैं बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन को। कभी कभी वन ऑफ टेस्ट पॉजिटिव भी, पॉजिटिव एज इन बढ़ा हुआ आ सकता है थोड़ा सा। सपोज 1.2 नॉर्मल है, 1.3 या 4 आ गया, तो आई यूजुअली टेल पेशेंट्स कि आप एक हफ्ते बाद फिर से चेक करवाइए। और फिर भी बढ़ा हुआ ही आ रहा है तो फिर हम किडनी के डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं। दैट कुड बी एन इंडिकेशन कि पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं दुनिया के सारे किडनी के प्रॉब्लम दवाई की वजह से ही होते हैं, बीमारी की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं किडनी के प्रॉब्लम्स होने की। सो अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो कुछ दवाइयाँ भी बंद करनी पड़ेगी। तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, एंड योर डॉक्टर मोस्ट लाइकली विल आस्क यू टू विजिट अ नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर वो उसकी जांच करेंगे क्यों बढ़ा हुआ। लो क्रिएटिनिन काफी एज पेशेंट में दिखता है। क्रिएटिनिन ये मसल मास से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका वजन कम हुआ है, मसल कम है, तो उसकी वजह से भी कम दिखता है। बट लो क्रिएटिनिन इज नॉट अ कंसर्न, नॉट अ बिग कंसर्न। उसकी वजह से हमें कोई मेजर इम्प्लीकेशंस नहीं है। बट बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन डेफिनेटली एक बड़ा कंसर्न है, और काफी दवाइयों में भी चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। ओके। एक वही सवाल आ रहा है ये सर, सीआरपी के से रिलेटेड, तो मैं फिर से डॉक्टर नीलेश से पूछना चाहूंगा। या अविनाश ने पूछा, डॉक्टर अविनाश पूछ रहे हैं सर, ये सर एएस से कैसे रिलेटेड है, और डॉक्टर सॉरी विकास का कहना है कि भाई माय सीआरपी वैल्यू कम्स कंसिस्टेंटली टू 18-19 mg, और जो भी, हाउएवर आई एम स्टिल पेन फ्री, इज दिस नॉर्मल? दिस इज नॉर्मल। ईएसआर को और सीआरपी को वापस कहूंगा तवज्जो मत दीजिए। अगर आपका डिजीज कंट्रोल है तो ईएसआर सीआरपी को डॉक्टर के हवाले कर दीजिए, उनको इस पे दिमाग लड़ाने दीजिए।
यस, एक ESR CRP हाई है, मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, तो आपके डॉक्टर ये देखेंगे कि आपके दूसरे रिस्क फैक्टर्स मतलब कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज या दूसरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको टैकल कर लेंगे। मोटा मोटा अगर आप ठीक हैं तो CRP जो थोड़ा हाई है, हम कंसर्न रहते हैं, थोड़ा कुछ डेटा है, अभी डेटा क्लियर नहीं है कि थोड़ा हार्ट पे असर या हार्ट अटैक्स की रिस्क बढ़ जाती है। बट जनरली अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, आपका डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल में है, ये सब पैरामीटर्स कंट्रोल है, आप हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छे से कर रहे हैं, तो जनरली हम ESR CRP जो बढ़ा हुआ है उस पर मैटर नहीं करता है, तो उस पर उतना फोकस मत कीजिए, आपके सिम्टम्स पे फोकस कीजिए और लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि उनको मेडिसिन इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए सवाल है सौरभ का। सर, I have HLB-27 and uveitis left eye, and my ESR always 2 to 3 times high, and my blood platelet remains around 14 1,40,000 and 1,50,000, and hemoglobin remains around 11.5 to 12.5. And does it mean any problem with respect to this marker? Okay. AS से जुड़े हुए प्रॉब्लम है ये। काफी सवाल है इसके अंदर। सो इट सीम्स कि मुझे तो एक समझ में आज के वेबिनार से ESR सबसे पॉपुलर टेस्ट है फॉर पेशेंट्स। तो देखिए, ESR के बारे में हमने आज पहली बार वेबिनार में ऐसे हुआ है कि हम HLA-B27 से ज्यादा ESR के बारे में बात कर रहे हैं। बट आई एम ग्लैड कि आई नो कि क्या होता है कि हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं तो सबसे बढ़ा हुआ चीज पहले दिखता है। ठीक है, तो रिमेम्बर ESR का जो वैल्यू है 0 to 20, वो जो नॉर्मल रेंज है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। आपके एज के हिसाब से भी वो रेंज चेंज होता है। आपका अगर हीमोग्लोबिन कम है, तो जो इंडिया में महिलाओं का काफी हीमोग्लोबिन कम ही रहता है एज 8 से 10 के बीच में, उसकी वजह से भी आपका ESR बढ़ा हुआ होता है, यानी ऑफ कोर्स एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी बढ़ा होता है। तो ये डाइसेक्ट करना पड़ेगा आपके केस में सौरभ जी की किस वजह से बढ़ा हुआ है, whether it's related to AS or whether it's related to some other causes. If it is related to AS, तो आपकी दवाई चेंज करने पर या बढ़ाने पर शायद वो कम हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल था आपकी प्लेटलेट ऑन लोअर साइड पर है। अगेन दैट इज अ कंसर्न, बट ट्रेंड देखना चाहिए कि आपका हमेशा से कम रहता है या अभी अचानक से कम हुआ है, तो उस पर से आपके डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। इन्वेस्टिगेशन इन एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। समय की कमी के कारण सारे प्रश्न ले नहीं सके, पर काफी इंटरेस्टिंग एरियाज कवर किए गए। मैं डॉक्टर नीलेश नौलखा और डॉक्टर प्रवीण पाटिल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टिगेशन इन एएस पे डिटेल में जानकारी दी। एक महत्वपूर्ण सूचना, लास्ट सैटरडे यानी 3 दिसंबर 2020 से हमने जालंधर पंजाब के 32 साल के एएस वॉरियर मनीष शर्मा के इलाज और आई सर्जरी के लिए एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे एएस वॉरियर्स ने मनीष के दर्द को अपना दर्द समझकर दिल खोलकर मदद की है। मैं सभी एएस वॉरियर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि जैसे हमने कुछ जरूरतमंद एएस वॉरियर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां 50-60 एएस वॉरियर्स मिलकर हर महीने 200-200 रुपए की मदद करते हैं, वैसे ही एक ग्रुप हम मनीष शर्मा के लिए बनाना चाहते हैं, ताकि वो अपना एएस का ट्रीटमेंट, जो कि अभी पैसे के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, वो कर सके। जो भी मनीष शर्मा को मदद करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करे। मेरा नंबर 8308607423। हम आपसे उन टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज निश्चिंत होकर ASWS के वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वेबिनार की रीच और भी बढ़े। आप मुझको भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो।
जो टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में होगा उन टॉपिक्स पे हम आने वाले महीनों में वेबिनार्स रखने का प्रयास करेंगे। मैं ASWS की तरफ से आप सब वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करके इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू डॉक्टर पाटिल एंड थैंक यू डॉक्टर नीलेश। Thank you, Bhushan ji. Thank you, Prachi ji. Thank you, Thank you, ASWS Dr. team. Nilesh. Thank you, Dr. Patil. Thank you. Bye bye. Bye. Bye.